गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का 5th लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये टॉपिक आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका क्लास 12th में, नीट में, जेई में, हर जगह इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी। यहाँ मैं बताऊँगा आपको कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पर थोड़ा कम फोकस करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कितने टाइप के कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक है आपका मास परसेंटेज, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन, है ना, और फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मोलैरिटी, सिक्स टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मोलैलिटी, सेवन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी, एट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी और एक 9 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पार्ट पर मिलियन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। तो हमको एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में 9 टॉपिक को पढ़ना है। तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, कैसे उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अगला लेक्चर केवल न्यूमेरिकल का होगा। ये लेक्चर पूरा आपका एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के थ्योरी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में देखते हैं मास परसेंटेज। इमेजिन करते हैं हमारा एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है ए और सॉल्वेंट है बी, मतलब सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट बी को मिला के हमने एक सोल्यूशन बना रखा है जिसको सी कह सकते हो, है ना। तो अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट का, चाहे सॉल्यूट का, चाहे सॉल्वेंट का, चाहे जिसका हम मास परसेंटेज फाइंड करना चाहें सोल्यूशन में, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास परसेंटेज अगर ए का फाइंड करना है तो मास परसेंटेज ऑफ ए, दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मींस मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का परसेंटेज मास फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो हमने फॉर्मूला लिखा ए के रिस्पेक्ट में, आप बी का भी इसी तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पता है कि जो मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मास का टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है। तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हमारा मास परसेंटेज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा हम लोग जानते हैं इफ एनी कंपोनेंट आर गैस देन नॉट एप्लीकेबल, मतलब मास परसेंटेज के लिए अगर कोई भी सोल्यूशन में कोई भी एक कंपोनेंट अगर गैसियस फॉर्म में है तो मास परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आखिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं तो गैस का जो मास होता है उसको हम लोग निग्लेजिबल मान के चलते हैं। तो जिसका मास निग्लेजिबल है, जिसके होने ना होने से उसकी एग्जैक्ट मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इमेजिन करिए आपने लिया 300 ग्राम आपने ले रखा है कोई सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें हमने 3 लीटर गैस को मिला रखा है। तो 3 लीटर गैस के जाने से 300 ग्राम का जो कोल्ड ड्रिंक है वो 3 kg 300 ग्राम का थोड़ी ना हो जाएगा। तो हमारा जो गैस है उसका मास निग्लेजिबल होता है, इसीलिए मास परसेंटेज के लिए अगर कोई कंपोनेंट गैस है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो हमने सॉल्यूशन का 3 टाइप पढ़ा है। पहले पढ़ा है सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा पढ़ा है लिक्विड इन लिक्विड और तीसरा पढ़ा है गैस इन लिक्विड। तो ये एप्लीकेबल केवल होगा सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड में, जो नोट वाला पॉइंट ज्यादा फोकस करना है। अगला हम लोग देखते हैं। तो मास परसेंटेज के बाद हम लोग जो दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन देखेंगे वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी वही बात आपको ध्यान देना है कि आपको एक सोल्यूशन जिसमें आपको एक सॉल्यूट है ए और एक सॉल्वेंट है बी, दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बना रखे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन सी कहते हैं। तो इस सोल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का, चाहे ए का चाहे बी का, अगर हम वॉल्यूम का परसेंटेज देखते हैं तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, इसी तरह बी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसका टोटल वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको सॉल्वेंट बी का वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ बी हो जाएगा फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसका टेम्परेचर हमेशा वेरी करता है, मतलब टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है,
तो ऐसे सोल्यूशन पे हमारा ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर हमेशा चेंज रहेगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो वॉल्यूम का परसेंटेज भी हमेशा चेंज होता रहेगा, तो परसेंटेज फिक्स नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा सोल्यूशन मिलता है जो सोल्यूशन में टेम्परेचर हमेशा चेंज हो, वेरी करे, तो आपका वॉल्यूम परसेंटेज वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर हमारे सोल्यूशन में कोई भी एक कंपोनेंट सॉलिड है तो आपका ये वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है, अगर हमारा जो सॉलिड है, जो सॉलिड आपका पोरस होते हैं, सॉलिड का नेचर कैसा होता है, पोरस होता है, और जो पोरस कंपोनेंट होता है उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम फाइंड करना बहुत कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है कि हाउ टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ पोरस सब्सटेंस। तो पोरस होता है सॉलिड, इसीलिए सॉलिड अगर कोई सोल्यूशन में होता है तो ये वॉल्यूम परसेंटेज वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज एप्लीकेबल कहाँ होगा, लिक्विड इन लिक्विड में एंड गैस इन लिक्विड में। मतलब हमने जो टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ा है, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन में, तो सॉलिड सोल्यूशन में ये आपका फार्मूला बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको हम लोग समझ गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज को फिर से देखते हैं, वेट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज हमको फाइंड करना है वेट बाई वॉल्यूम। ये जो फार्मा मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम परसेंटेज बहुत ज़्यादा आपको क्लास 12 नीट जेईई में इसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल कभी कभी आपके पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इसका यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो क्रीम ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं, मेडिकेटेड क्रीम ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं, उस मेडिकेटेड क्रीम ऑइंटमेंट में आपने देखा होगा वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऐसे लिखा रहता है, वॉल्यूम परसेंटेज W/B। अगर आप कोई भी आपके घर में मेडिकेटेड क्रीम रखा हुआ है तो उस मेडिकेटेड क्रीम पे देखिएगा लिखा होगा ईच 5 ml कंटेन, है ना, या ईच 5 ग्राम कंटेन, ईच 10 ग्राम कंटेन दिस कंपोनेंट। जैसे कहते हैं कि अगर हम कोई एक क्रीम लेते हैं जिसमें आपका क्लोरोहेक्साडीन मिला है, तो क्लोरोहेक्साडीन मिला है तो क्रीम में कैसा लिखा होगा ईच 10 ग्राम कंटेन 0.02% वेट बाय वॉल्यूम क्लोरोहेक्साडीन, आईपी लिखा होगा, इंडियन फार्माकोपिया। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मूला मैक्सिमम यूज किया जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करेंगे ग्राम ऑफ सल्यूट पर 100 ऑफ ml ऑफ सोल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज ग्राम ऑफ सल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जो भी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन होगा। उसके बाद जो हम लोग सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर हमारा एक सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है और सोल्यूशन सी बन के तैयार होता है, तो किसी भी एक कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन आपको पता है, इट्स द रेशियो ऑफ द मोल। ये मोल का एक रेशियो है। कैसा रेशियो है, जिसका फाइंड करना है टोटल मोल में। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम फाइंड करेंगे, इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन में कौन कौन है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। इसी तरह से अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो हम लोग मोल फ्रैक्शन बी का भी फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन बी का फाइंड करने के लिए मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगर हम पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। और कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, कभी भी मोल फ्रैक्शन का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी भी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1.5, 1.2, 2 ऐसा नहीं आएगा। जब भी आंसर आएगा 1 से कम ही आएगा। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मोल को हम लोग मोल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। तो नो यूनिट, नो डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। कभी भी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी 0 नहीं होगा और किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी 1 नहीं होगा। तो मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 से ज्यादा होगा और 1 से क्या होगा, आपका कम होगा। अगर हम कहते हैं कि आंसर में आ जाता है किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1,
तो आपका वो मिक्सचर है ही नहीं, क्योंकि पूरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं होगा। तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, 1 से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो इसके बाद हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं। तो हम लोग देख क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में हम लोग 4 तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना बताया, जिसमें हम लोग 5th मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी। आपने पढ़ा होगा 10 मोलर, 20 मोलर, 30 मोलर, 40 मोलर, ऐसा आपने सोल्यूशन बनाया भी होगा क्लास 11 में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में, और क्लास 11 में सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी मोलरिटी का हम यूज़ करते हैं। और एक जगह और हम मोलरिटी का यूज़ करते हुए केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी मोलरिटी को हम लोग एक्टिव मास कहते थे, और जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलर भी लिखा जाता है मोलरिटी को, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। और डिफिनीशन सबको पता है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से डिफिनीशन बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मैं कहता हूँ कि एक सॉल्यूशन जिसमें आपका एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और दोनों मिला के हम लोग एक क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर ml में दिया गया है न्यूमेरिकल में, तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है, डेफिनेशन को फॉलो करते हुए वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लें, लीटर में कन्वर्ट कर लें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो यूनिट हमको पता है मोल पर लीटर होता है, और अगर वॉल्यूम आता है टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली ये क्वांटिटी है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका बहुत कम यूज़ करना है आपको इस चैप्टर के अंदर। सॉल्यूशन चैप्टर में मोलरिटी का हम लोग बहुत मिनिमम यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम इसको 1 स्टार देते हैं, बट यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। उसके बाद मैक्सिमम जिसको हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर में बेटा, मैक्सिमम यूज़ किया जाने वाला क्वांटिटी है आपका मोलरिटी। इससे रिलेटेड तो पूरा चैप्टर आगे चल के मिलेगा आपको। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी पे करना, मोलरिटी पे। मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसको मोलल भी कहा जाता है। तो मोलरिटी को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसमें भी सॉल्यूट के ही कंसंट्रेशन को फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोलरिटी है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आपका पूरी तरह से जब भी आप मोलरिटी या मोलरिटी को याद करेंगे, हो सकता है या इसका फॉर्मूला अप्लाई करके कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो कभी कभी कुछ बातें हमारी गलत भी हो जाती हैं। बट हमको समझना है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट का देखना है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में तो मोलरिटी कहलाएगा, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखना है तो क्या कहलाएगा आपका, मोलरिटी कहलाएगा। तो व्हाट इज द मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मास पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग मोलल भी कहते हैं। डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो हम लोग फार्मूला अगर बनाएंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में होना चाहिए बेटा, kg में होना चाहिए। यूनिट क्या है इसका, यूनिट आया मोल पर kg, और ये टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, कौन, मोलरिटी। तो हमने आपको मोलरिटी बता दिया है। तो इस तरह से इस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे आपको, मोलरिटी पे। तो फिर से एक बार बताता हूँ, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में होगा तो मोलरिटी होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में होगा तो मोलरिटी होगा। दोनों में हम लोग सॉल्यूट के ही कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एक और इसी तरह से एक कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी कहते हैं। बट ये फॉर्मेलिटी का बिल्कुल भी इस चैप्टर में आपको यूज नहीं करना है। तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 9 मेथड थे। इन 9 मेथड में एक मेथड ये भी था, तो हमने कहा भाई इसको भी बता देते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा।
कभी ज़िंदगी में हायर क्लासेस में यूटिलाइज करने का मौका मिला तो एटलीस्ट आप फॉर्मेलिटी को जान रहे हो। जैसे मोलरिटी एंड मोललिटी होता है वैसे फॉर्मेलिटी होता है किसी भी फॉर्मूले के लिए। ये फार्मूला मास कहाँ फाइंड किया जाता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फाइंड किया जाता है। तो फॉर्मेलिटी भी एक मेथड है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। इसको हम F से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला F इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फार्मूला। फार्मूला किसी का भी हो सकता है, सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। जैसे हम मोल फाइंड कर सकते हैं वैसे नंबर ऑफ फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ फार्मूला इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ फार्मूला। वेट ऑफ फार्मूला अगर सॉल्यूट का फाइंड करेंगे, वेट ऑफ फार्मूला ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूशन, फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह से वेट ऑफ फार्मूला ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे तो फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ फार्मूला। ये नंबर ऑफ फार्मूला फाइंड करने के बाद हमको इस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका हमको बिल्कुल नहीं यूज करना है इस चैप्टर के अंदर। अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है पार्ट पर मिलियन, जिसको पीपीएम कहते हैं। पार्ट पर मिलियन, ये भी आपने टॉपिक पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। उसमें पीपीएम के बारे में पढ़ा है। आपका क्लोरोफॉर्म पॉइजनस या ऐसा करके आपका न्यूमेरिकल था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर में। आप देखेंगे वहाँ पीपीएम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वहाँ देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे, कहेंगे ग्राम ऑफ सल्यूट पर 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से बताता हूं पार्ट पर मिलियन को कैसे डिफाइन करेंगे। ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यहां भी सॉल्यूट के ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका हम लोग बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट, मतलब जो ये मैंने बोर्ड पर लिख रखा है ये 4 तरह से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। एक मोलरिटी पे ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस आप मोलरिटी पे कीजिएगा, उसके बाद मोल फ्रैक्शन पे कीजिएगा, उसके बाद आपको कहां फोकस करना है? पार्ट पर मिलियन, जिसको पीपीएम कहते हैं। डिफिनीशन है ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग कहां इसका यूज करते हैं? यूज करते हैं अगर आपसे कहा जाए कि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम टैप वाटर में डिसॉल्व है 100, हमने कहा कि भाई टैप वाटर में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम डिसॉल्व है, तो कैसे कहा था? 40 ग्राम कैल्शियम आयन या 40 ग्राम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट, 40 ppm कैल्शियम आयन या 40 ppm मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द टैप वाटर। इसका मतलब ये होगा कि 40 ग्राम इन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 40 ppm कैल्शियम आयन या 40 ppm मैग्नीशियम आयन मींस 40 ग्राम कैल्शियम आयन और 40 ग्राम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो काफी ज्यादा सॉल्यूशन में लेस अमाउंट, लीस्ट अमाउंट में आपका वो सब्सटेंस क्या होगा? आपका प्रेजेंट होगा। फॉर्मूला क्या होगा? पार्ट पर मिलियन इक्वल टू होता है ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे जरूर, ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक लास्ट टॉपिक बचा है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का, इसके बाद हम लोग तुरंत देखते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी का बहुत ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर में यूज नहीं करेंगे सॉल्यूशन में, बट ये भी वन ऑफ द मेथड है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का। हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल आपको इसके मिल जाए, बट इसके पूरा न्यूमेरिकल को बहुत बढ़िया से समझने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर में इक्विवेलेंट वेट को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मैं आपका अलग से 30-40 मिनट का एक टॉपिक लूंगा, जिसमें इक्विवेलेंट वेट को बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। तो वहां जाके आपका कॉन्सेप्ट नॉर्मेलिटी का सबसे बढ़िया क्लियर होगा। यहीं पे मैं आपको बताता, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहे क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हम लोग नॉर्मेलिटी का यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट चैप्टर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन डिटेल। इक्विवेलेंट पूरा एक अलग से 40 मिनट का टॉपिक है, जिसको इक्विवेलेंट समझाने में लगेगा आपको। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। एक और तरीका है जिससे हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमको मोलरिटी पता है तो मोलरिटी इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? अगर आपका एक एसिड है जो मोनो एसिडिक है या बेस है जो मोनो बेसिक है, मतलब हम कहते हैं एसिड लेते हैं मोनो एसिडिक HCl, मोनो बेसिक बेस लिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
NaOH लेते हैं, मतलब ऐसा एसिड जिसमें एक ही H+ आयन डिसोसिएट करे, ऐसा बेस जो एक ही OH- आयन डिसोसिएट करे, तो इसके लिए N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर ये डाई एसिडिक है, मतलब अगर हम लेते हैं क्या H2SO4 और हम इस तरह से एक बेस लेते हैं MgOH का होल टॉयस, तो ये डाई बेसिक है। तो डाई बेसिक के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन आयन जो डिसोसिएट करेगा ये मैक्सिमम 2 डिसोसिएट करेगा, 2H+ आयन, और ये कितने OH- आयन डिसोसिएट कर सकता है? 2 OH- आयन डिसोसिएट कर सकता है। तो डाई बेसिक के लिए N फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अगर हमारा कोई एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन है, उसमें आपको मोलरिटी पता है और नॉर्मलिटी फाइंड करना है, या नॉर्मलिटी पता है मोलरिटी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन N फैक्टर। तो N फैक्टर क्या होता है? फॉर मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। डाई एसिडिक एंड डाई बेसिक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। तो इस चैप्टर में सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा ध्यान हमको कहाँ देना है? हमको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा मोलरिटी पे। मोलरिटी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग प्रायोरिटी वाइज देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप एक बार से देख लीजिएगा, कल न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा, मैं पूछूंगा आप बताएंगे। तो मोलरिटी और मोलरिटी को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत ppm पार्ट पर मिलियन को देख लीजिएगा, और जो पहले स्टार्टिंग में मैंने 3 बताए थे, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, ये तो आपका बहुत आसान सा टॉपिक है क्योंकि आपने इसको 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी इसको भी पढ़ रखा है आपने क्लास 11th में, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इसका मोलरिटी का तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो कल न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए जितना भी मैंने एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन आपको एक्सप्लेन कर रखा है, 1 by 1 आप देखिए आगे पीछे करके वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको रिवाइज करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।